हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन 2023। दिस इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लास्ट साल बेटा लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पेपर आया था एंड इट वाज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम पास्ट 2 to 3 ईयर्स। जो क्वेश्चन पेपर है बायो का वो काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा है एग्जाम में। तो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम वो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने फेस किए थे और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी। सो आई विल एक्सप्लेन सम मोस्ट कॉमन एरर्स जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं उन क्वेश्चंस के लिए। आपको एक पेपर और पेन साथ में रखना है। यू हैव टू नोट ईच एंड एवरीथिंग और आपको ये सबमिट करना है एज अ होमवर्क। क्लियर? तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, क्योंकि आपको पेन डाउन करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इन फ्यूचर जनरेशन। रिकॉम्बिनेंट मीन्स न्यू जनरेशंस बननी है, तो म्यूटेशन से बिल्कुल बन सकती हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग मियोसिस 1, इससे भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग मियोसिस 2, मियोसिस 2 में तो कभी भी कोई न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनता, क्योंकि 11th में हमने पढ़ा है मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, तो ऑप्शन 3 तो नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर ऑफ बाईवेलेंट, क्रॉसिंग ओवर से भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन 1 भी सही है, सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है। क्या 1 सेकंड और फोर्थ का कोई कॉम्बिनेशन है? नहीं है। हमारे पास सेकंड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन दिख रहा है ऑप्शन बी, तो हम उसी प्रायोरिटी के साथ ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सो द आंसर वुड बी सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने बोला था कि इस डायग्राम से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। आपको इसमें एक सेटअप दे रखा है, आपको XYZ आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली बात, जो Z एंजाइम है आपके पास, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो इसमें DNA पॉलीमरेज का तो कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारे पास एलिमिनेट होता है। तो हमारे पास Z क्या है? RNA पॉलीमरेज। अब स्टार्ट करने के लिए बेटा कौन सी साइट होती है? हमारे पास प्रोमोटर साइट होती है, तो ऑप्शन बी और सी बचे। ए भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि टर्मिनेटर तो एंड पोजीशन पे होती है। ऑप्शन बी और सी में अगर आप देखोगे तो फैक्टर वाई एक जगह दे रखा रो, एक जगह दे रखा सिग्मा। अगर आप थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको ये पता होगा स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सिग्मा फैक्टर होता है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास बेटा एक पिरामिड दे रखा है। आपको पता है बेटा डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स हमने पढ़े हैं। स्टेबल पिरामिड होते हैं, डिक्लाइनिंग पिरामिड होते हैं, एक्सपेंडिंग पिरामिड होते हैं। अब इस पिरामिड के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव में है। इसका मतलब आने वाले टाइम में कुछ सालों के बाद ये प्री रिप्रोडक्टिव वाली पॉपुलेशन जाएगी रिप्रोडक्टिव में, रिप्रोडक्टिव वाली जाएगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव में और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों की हो जाएगी डेथ। इसका मतलब प्री रिप्रोडक्टिव जो कि कम पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्टिव में जाएगी, तो आने वाले टाइम में पॉपुलेशन कम होगी और कम होने का मतलब है द पॉपुलेशन वुड बी डिक्लाइनिंग। सो दिस टाइप ऑफ pyramid representing declining population, so option A would be the correct answer। नेक्स्ट आपके सामने बेटा जो डायग्राम है, ये बड़े बड़े ग्राफ देके हमें कई बार कंफ्यूजन होती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको एक क्लू पता चल गया, आप इजीली इसका आंसर दे दोगे। तो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है एग्जाम में ऐसे ग्राफ्स और ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देख के। आपको ग्राफ में एक पीक नजर आ रही है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एक्स एक्सिस में डिस्टेंसेस दे रखे हैं और ये लेवल दे रखा BOD का। क्लियर? आपको यहाँ पे एक लेवल दे रखा BOD का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और उन्होंने पूछ रखा विच पॉइंट इन द ग्राफ इंडिकेट द एंट्री ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इन द रिवर। अनट्रीटेड सीवेज क्या करेगा बेटा? पॉल्यूशन को बढ़ाएगा और एकदम से BOD इंक्रीज होगी। मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1 से पहले BOD कांस्टेंट है, पॉइंट नंबर 1 पे एकदम से BOD इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा पॉइंट नंबर 1 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ आपने मिलाना है बेटा। इसमें तो बहुत सिंपल सा एक लॉजिक लगाओगे। DNA लाइगेज, अगर किसी को पता है DNA लाइगेज क्या करता है, तो ज्वाइन द DNA फ्रेगमेंट्स। तो ये क्या करता है? DNA फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है। तो P का हो जाएगा थर्ड, और P का थर्ड हमें सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी के बाकी पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। Q के साथ बना है 1 का कॉम्बिनेशन, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ DNA। ये सब आपको लिखना है बेटा कॉपी पे। सिर्फ ये नहीं है कि हमने ऑप्शन टिक कर लिया, आपको चारों पॉइंट लिखने एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देन R का हमें क्या दे रखा है? R का हमें दे रखा है सेकंड, एक्सटेंड प्राइमर होना DNA टेम्पलेट, बिल्कुल सही। और लास्ट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिमूव न्यूक्लियोटाइड, तो हो जाएगा वो। नेक्स्ट आपके पास बेटा स्क्रीन पे दे रखा है एक पूरा का पूरा DNA फिंगरप्रिंटिंग का सेटअप। इस DNA फिंगरप्रिंटिंग के सेटअप में आपको ये बताना है कि एक चाइल्ड का DNA फिंगरप्रिंट पैटर्न है, इंडिविजुअल 1, 2 और 3 में से
किन के कॉम्बिनेशन से ये बच्चा पैदा हुआ है। मतलब अगर मैं पेरेंट का डीएनए फिंगरप्रिंट एनालाइज करूं और बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट एनालाइज करूं तो हमें ये बात पता होती है कि बच्चे के अंदर 50-50% करेक्टर्स आते हैं पेरेंट से। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो बेटा, एक्स को और वाई को, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से है। आप देखो एक्स और वाई में से, सॉरी अगर हम एक्स को देख रहे हैं तो 1, 2 और 3 में से 1 और 3 के पैटर्न हमें कहीं ना कहीं मिलते जुलते दिखने वाले हैं एक्स से। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 एंड 3 होगा। आप एक बार फिर भी इसको चेक करेंगे, सो द आंसर वुड बी 1 एंड 3। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नेचर सेलेक्ट दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट। आपको जिराफ की कहानी पता है बेटा, जिराफ जो छोटी गर्दन वाले थे वो रिजेक्ट हो गए समय के साथ। लॉन्ग नेक वाले, लंबी गर्दन वाले जिराफ क्यों फेवर हुए? क्योंकि उन्होंने जंप लगा लगा के खाना अचीव कर लिया और वो सर्वाइव कर गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे नेक लेंथ इन जिराफ इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ जिराफ भी इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब लॉन्ग नेक वाले जिराफ क्या हो रहे हैं, लॉन्ग नेक वाले जिराफ सेलेक्ट हो रहे हैं। तो डिसरप्टिव तो हो नहीं सकता, स्टेबलाइजिंग भी नहीं हो सकता। इट वुड बी ऑप्शन सी, डायरेक्शनल सिलेक्शन है। जिराफ विद लॉन्गर नेक आर सिलेक्टेड। लंबी नेक वाले जो जिराफ है बेटा वो सेलेक्ट हुए हैं। दैट्स वाई द ऑप्शन डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट नंबर ऑफ पोलन ग्रेन दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 325 माइक्रोस्पोर। सिंपल लॉजिक, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल इज इक्वल टू 4 माइक्रोस्पोर, सो 325 मल्टीप्लाई बाय 4, देन द आंसर वुड बी 325 इंटू 4 1300। नाइन्थ में आपको मैच करना है बेटा इसको। लिप्स लूप आपको पता है एक बैरियर की तरह काम करती है। ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है। मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। सबक्यूटेनियस नोर प्लांट, ये एक इम्प्लांट का एग्जांपल है जो स्किन के नीचे लगाई जाती है। सहेली एक पिल है। अब इनका मैच द फॉलोइंग के ऑप्शंस देखते हैं बेटा। आपके पास सबसे पहले आप सहेली पिल को देखेंगे, एस किसके साथ मैच होगा, इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। तो क्योंकि ए और डी में ही S1 के साथ मैच हो रहा है तो हमारे बाकी ऑप्शन हो जाते हैं एक्सक्लूड। देन हम यहां पे देखेंगे मल्टीलोड 375। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो बेटा, मल्टीलोड 375 एक एग्जांपल है किसका, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का। और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है, इट मेक्स द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ये सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाता है स्पर्म के लिए। तो हमारे पास क्यू का आ जाएगा 4। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन बनता है। इसके साथ में अगर आप बाकी मैच करके देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। सबक्यूटेनियस नोर प्लांट आर का 3 है, कोज थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, और बाकी आप मैच कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन के अंदर बेटा मैक्सिमम बच्चे लास्ट ईयर इसको गलत करके आए थे। उसके बहुत सारे कारण हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज करने वाली थी। सर्टोली सेल का हार्मोन लिख रखा है टेस्टोस्टेरोन, विच इज़ अ रोंग। प्लेसेंटा का लिख रखा है एस्ट्रोजन, इनिशिएट सिक्रीशन ऑफ मिल्क, दैट इज ऑल्सो रोंग। लेडिक सेल का लिख रखा है एंड्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सही भी हो सकता है। ओवरी का लिख रखा है एफएसएच, स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट। बच्चों ने क्या किया, एफएसएच देखा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखा, ओवरी देखा, टिक कर दिया। जबकि एफएसएच ओवरी तो प्रोड्यूस नहीं करती है, ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है बेटा। एफएसएच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। सो ऑप्शन डी भी गलत है। करेक्ट बनेगा ऑप्शन सी, लेडिक सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय कोहन एंड बोयर इन 1972 वाज सैल्मोनेला टाइफीरियम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, आप एनसीईआरटी में से पढ़ लेना। सैल्मोनेला टाइफीरियम को यूज किया गया था जिसकी वजह से सबसे पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन्स आप वन लाइनर की तरह लिखेंगे एंड सबमिट करेंगे एज अ होमवर्क। Who among the following challenge the patent right granted to the University of Mississippi Medical Center for use of turmeric? अब ये एनसीईआरटी के अंदर था या नहीं था, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन डी, डॉक्टर R.A. मैशेलकर। अगर ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं भी है तो आप इसको मेंशन करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डॉक्टर R.A. मैशेलकर वाज द आंसर। नेक्स्ट इज द एजर्शन रीजनिंग बेटा। 13th क्वेश्चन की एजर्शन है, पेशेंट ऑफ ADA डेफिशिएंसी अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर जीन थेरेपी रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट। सही तो है, उसको बार बार ट्रांसफ्यूजन कराने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स आर मोर्टल। बच्चों को लगा यहाँ मोर्टल लिखा, बच्चे ए टिक करके आए, जबकि रीजन गलत है। इमोर्टल का मतलब क्या होता है, अमर। लिम्फोसाइट्स अमर थोड़ी ना, उनका तो टाइम स्पैन होता है। तो एजर्शन सही, रीजन रोंग 13th क्वेश्चन में।
14th क्वेश्चन के अंदर कैटल इरिगेट और ग्रेजिंग उसके बीच में कॉमेंसलिज्म होता है, बिल्कुल सही। जैसे जैसे ग्रेजिंग कैटल आगे की तरफ बढ़ती है वो इंसेक्ट को फ्लश अप करती है, वेजिटेशन को साफ करती है, जिससे इरिगेट को ईजी होता है इंसेक्ट को ईट अप करना। तो एजर्शन भी सही, रीजन भी सही, कनेक्शन भी है, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन में एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एग्स एल्बामिनस सीड, बिल्कुल सही है। एग्स एल्ब्यूमिनस के अंदर बेटा एंडोस्पर्म रहता ही नहीं है, कंज्यूम हो जाता है, बिल्कुल सही है, एजर्शन करेक्ट है। कैस्टर पी एंड बीन्स आर द एग्जांपल ऑफ एग्स एल्ब्यूमिनस सीड, कतई नहीं हो सकता, क्योंकि कैस्टर का तो ऑयल आपने सुना है बेटा, कैस्टर ऑयल, कैस्टर इज अ एल्ब्यूमिनस सीड, तो कैस्टर पी एंड बीन विल नॉट बी द एग्जांपल ऑफ एक्स एल्ब्यूमिनस, तो रीजन विल बी रोंग, एजर्शन सही, रीजन रोंग। 16th क्वेश्चन में पिजन, पिजन में तुम्हें पता है कि उल्टा होता है ह्यूमन बींग से, जो फीमेल है वो हिट्रोगेमेटिक होती है, मेल होमोगेमेटिक होता है, ZZ सिस्टम, तो जो फीमेल है उसके पास ZW होता है, मेल के पास ZZ होता है, तो करेक्ट दे रखा है, एजर्शन भी सही, रीजन भी सही, कनेक्शन भी है, सो ऑप्शन ए। देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई एंड नेम द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज शोन, यहाँ पे बेटा ब्लास्टोसिस्ट रिप्रेजेंट कर रखी है, 2 नंबर में क्वेश्चन आया था ब्लास्टोसिस्ट। एग्जैक्ट लोकेशन नॉर्मल प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन, इट इज एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम वॉल। राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द 2 पार्ट्स लेबल्ड एक्स एंड वाई, एक्स होता है बेटा ट्रोपोब्लास्ट जो स्टिकिंग में हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, वाई आपको पता है इनर सेल मास होता है जिसका काम होता है इट डिफरेंशिएट इनटू वेरियस जर्म लेयर्स, ताकि वो एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सके। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ रखा है, और जो बीच में एम्प्टी स्पेस है वो ब्लास्टोसिल होता है, पूछा नहीं गया बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप मेंशन कर सकते हैं। Next question on your screen, from which end of the ovule and how does the pollen tube gain its entry into the embryo sac of a hibiscus flower? कंफ्यूज करने के लिए दे रखा, सिंपल है, ओव्यूल के किस हिस्से से एंट्री होती है आपको पता है, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री होती है, और कौन एंट्री को गाइड करता है आपने लिखना है, दैट इज फिलीफॉर्म एपरेटस, तो ये आपको मेंशन करना था। फेट ऑफ द मेल न्यूक्लिया, फेट होता है फ्यूचर, क्या बनता है मेल न्यूक्लिया से, मेल न्यूक्लिया क्यों होता है पोलन ट्यूब में बेटा, मेल न्यूक्लिया ही होता है डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, आपको याद होना चाहिए, एक मेल न्यूक्लियाई एग से फ्यूज करता है, सिंगैमे करके जाइगोट बनाता है, दूसरा मेल गैमे पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो बनाता है एंडोस्पर्म। तो आप दोनों में से कोई भी फेट लिख सकते हैं, दोनों भी मेंशन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके पास ए और बी डायग्राम दिया हुआ था, आपको पहचानना था ये ए और बी क्या है बेटा, ए और बी वेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए आपके पास सर्कुलर प्लाज्मिड वेक्टर हो सकता है, और बी आपके पास बैक्टीरियोफेज है, और बैक्टीरियोफेज भी एक बहुत अच्छा वेक्टर है, आपको पता होगा। तो ये दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इन वेरियस बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, आप कहोगे ये विकल डीएनए है, वेक्टर डीएनए है, और ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं। अगर आपको कोई एग्जांपल याद है, प्लाज्मिड कहाँ यूज होता है, बैक्टीरियोफेज कहाँ यूज होता है, तो आप लिख सकते हो। जो भी आपके पास एग्जांपल थे स्किड वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए, अगर कोई लिखना चाहे तो एडिशनल लिख सकता है, बट मेनली आपको एप्लीकेशन बतानी है। अब बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए बेटा 2 मेथड पूछे हुए हैं, एक तो डाइवेलेंट कैटायन पूछ रखा है, और दूसरा पूछ रखा है आपने टेम्परेचर ट्रीटमेंट। आपको पता है CaCl2 से Ca2 पॉजिटिव निकलते हैं, जो कि एक डाइवेलेंट कैटायन है, जो मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, पोरस, जिसके कारण डीएनए अंदर एंटर कर सकता है, हैंस द सेल मेम्ब्रेन मेड कॉम्पिटेंट। दूसरा हमारे पास दे रखा बेटा, सेकेंड हमारे पास पूछ रखा हीट शॉक मेथड, ये कई बच्चे गलत करके आए थे पेपर में। हीट शॉक मेथड में 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर शायद मेंशन है एनसीईआरटी में, हम इंस्टेंट सेल को फ्रीज करते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट होता है। सडनली हीट किया, सडनली थो किया, सडनली हीट किया, ठंडा किया, हीट किया, तो उसके कारण सेल की मेम्ब्रेन रैप्चर होती है, थोड़ी सी पोरस हो जाती है, जिससे सेल कॉम्पिटेंट हो जाता है। तो ये दोनों मेथड आपने एक्सप्लेन करने। नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पे बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें इकोलॉजिकल पिरामिड की ड्रॉबैक्स पूछ रखी हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बेटा ड्रॉबैक्स क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स फूड चेन को तो एकोमोडेट करता है, बट अगर फूड वेब है तो वो उसको एकोमोडेट नहीं करता। डीकम्पोजर्स की कोई खास इसमें जगह नहीं होती, सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें यह भी बन सकता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पे है, तो उसको भी इकोलॉजिकल पिरामिड में एकोमोडेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस की जाती है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो परसेंटेज बेस्ड है, इसका आंसर आप खुद चेक कर लेना, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा, आई गेस 2.4% है और 8.1% समथिंग आंसर है, जो इसका सेकंड पार्ट है। कुछ पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछ रखा, आप इसको एनसीईआरटी में से चेक करेंगे और कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो बच्चे पास होना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस उन्हीं के लिए होते हैं। सिंपल एक एनसीईआरटी का GAA-TTC वाला डायग्राम, मैंने पहले भी कई बार बोला कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इको R1 का एक्शन दिखाना, आपको पता है उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है GAA-TTC। एक कट लगेगा G और A के बीच में, एक कट लगेगा नीचे T और C के बीच में, स्टिकी एंड्स बनेंगे, उनको बाद में जोड़ा जाएगा विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको उतना ही जस्टिफिकेशन करेंगे, नीट एंड क्लीन पूरे पेज पे एक डायग्राम बनाएंगे जब आप एज अ होमवर्क कर रहे हैं या अगर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है तब भी। साथ में अगर आप एडिशनल करना चाहें तो आप फंक्शन लिख सकते हैं DNA लाइगेज के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम सेल। बेटा स्टेम सेल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ साल पहले टॉपिक। स्टेम सेल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल विच कैन गिव राइज टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन स्टेम सेल, हम स्टेम सेल ऑब्टेन कर सकते हैं बहुत सारी जगह हैं। अम्बिलाइकल कोड से आइसोलेट कर सकते हैं, इनर सेल मास जो मैंने अभी पिछले डायग्राम में दिखाया वहां से आइसोलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का है बेटा, एप्लीकेशन हार्ट से रिलेटेड, कोई कार्डियक से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, स्किन बर्न हो गया, फायर एक्सीडेंट के अंदर, किसी को कोई डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेनक्रियास का कोई इशू है, तो बहुत सारी ह्यूमन डिजीज को क्योर करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेलिग्नेंट एंड बिनाइंग ट्यूमर का डिफरेंस बेटा आप खुद से कर सकते हो। बिनाइंग ट्यूमर, मेलिग्नेंट मेटास्टेटिक होता है, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है, एक जगह पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, जबकि बिनाइंग ट्यूमर एक जगह पे रेस्ट्रिक्टेड होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर डेथ कोज कर सकता है, ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होती है। बिनाइंग ट्यूमर में डेथ कई बार नहीं होती और ट्रीटमेंट आसान होती है, एक ही जगह पे लोकलाइज है ट्यूमर, तो उसको कैप्चर करना, ट्रीट करना, किल करना आसान होता है। सेकेंड पार्ट में पूछ रखा है कि क्या सबसे खतरनाक बात है मेलिग्नेंट ट्यूमर की, वो मैं बता ही चुका हूँ। द सेल्स बिकम नॉन स्टिकी, दे गेट स्प्रेड टू द होल बॉडी, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर or a person to treat that cancer because it gets circulated through the blood flow in the whole body। अगर ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो इसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है और ये सबसे खतरनाक बात है इस कैंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू प्राइमेट एंसेस्टर ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमन हु एग्जिस्टेड अप्रॉक्सीमेट अबाउट 15 ईयर्स अगो, 15 मिलियन ईयर्स अगो। बेटा आपको पता है सबसे पुराने तो ड्रायोपिथिकस है, बट अगर रामापिथिकस भी लिख दोगे वो भी चल जाएगा। ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस दोनों आ सकते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल रिकॉर्ड व्हेन एंड वेयर डिड ऑस्ट्रेलोपिथिकस लिव, ये एनसीईआरटी में से मिल जाएगा। आई थिंक ग्रासलैंड्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका लिख रखा है, क्लियर, एंड व्हेन लिख रखा है, तो आपके पास कितने मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स अगो, या जितना भी टाइम उसमें दे रखा होगा वो आप मेंशन करेंगे। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस के डिफरेंस पूछे। एक नंबर में मीट ईटर वाला लिख सकते हो कि मीट कंज्यूम करते थे, क्रेनियल कैपेसिटी 650 अराउंड होमो हैबिलिस, 650 to 800 and 900 होमो इरेक्टस मीट ईटर थे, होमो हैबिलिस नहीं थे। एक्सपैंड द एब्रीवेशन गिवन बिलो, एब्रीवेशन बतानी है बेटा खुद से कर लेना। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ देम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोसीजर ऑफ IVF, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज नहीं हो सकता, ये भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हर एक टेक्निक को ध्यान से समझें कि हम किसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ पेयर अप नहीं कर सकते। IUT को कर सकते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर को कर सकते हैं, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो हम गैमेट को ही फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। क्लियर, डिफरेंशिएट करना है पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, सिनकार्पस। पेरिस्पर्म आपको पता है रेमिनेंट न्यूसेलस, पेरिकार्प फ्रूट वॉल को बोलते हैं, ठीक है, आउटर वॉल को। देन उसके बाद सिनकार्पस, एपोकार्पस ओवरी आप कर सकते हैं, जिसके अंदर फीमेल पार्ट, सिन मतलब साथ में फ्यूज है, एपो मतलब फ्री, फ्री पिस्टल एपोकार्पस, फ्यूज पिस्टल सिनकार्पस। जो एग्जांपल मैंने लिखवाए थे वो भी आप मेंशन करेंगे। रोज एंड स्ट्रॉबेरी था एग्जांपल, एक मस्टर्ड एंड टोमेटो था, तो वो मेंशन करेंगे। देन प्ल्यूम्यूल रेडिकल आपको पता है, फ्यूचर रूट, फ्यूचर शूट, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट बेटा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वाई इज लैक ऑपेरॉन सेट टू बी ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। इसमें एक लाइन में आपने लिखना है बिकॉज ये ऑन ऑफ सिस्टम है। शुरुआत में लैक ऑपेरॉन ऑफ होता है, बट जैसे ही लैक्टोज की एंट्री होती है तो ये ऑन हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम रेगुलेटेड बाय लैक्टोज। लैक ऑपेरॉन हैज टू बी ऑपरेशनल, वो कह रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है। हर समय लैक ऑपेरॉन को थोड़ा थोड़ा ऑन रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऑन नहीं रहेगा तो परमिएज नहीं रिलीज होगा, परमिएज एंजाइम नहीं रिलीज होगा तो लैक्टोज अंदर एंटर कैसे करेगा और पूरा प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा। ये क्वेश्चन करा रखा है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। वाई इज द रेगुलेटर जीन इन लैक ऑपेरॉन मार्क्ड एज आई जीन। आई जीन इनहिबिटर जीन है बेटा, जो एक रिप्रेसर प्रोड्यूस करता है, उसको
रोकने के लिए। उसके बाद आपने सी और डी पार्ट में तो डायग्राम बनाना, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट में तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। 30th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं बेटा। अगर आप देख पा रहे हो तो ए पॉइंट है आपका इक्वेटर के पास, बी पॉइंट आपका पोल के पास। तो ए से बी में जैसे ही आप जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप पोलर रीजन में जाते हो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, चाहे वो ग्लेशिएशन की वजह से हो, चाहे वो सनलाइट कम है उसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस कम है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कम है, बहुत सारे रीजन आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज रिकॉर्डेड इन इंडिया, इसका भी बेटा नंबर करना है कितने थाउजेंड है, वो आप कहीं एनसीईआरटी से देख लेना, रटने वाला क्वेश्चन है। कौन सा रीजन है जहां ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, अमेज़न रेन फॉरेस्ट आई थिंक, क्लियर। ये दे रखा लंग्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लंग्स ऑफ द प्लैनेट करके कुछ लिख रखा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मजलसन सताल मैंने बोला है इंपॉर्टेंट है, एक एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 मार्क्स सेक्शन स्टार्ट हो गया। दो नाइट्रोजन कौन सी यूज की थी, N14 N15। वाई डिड दे टेक सैंपल ऑफ इकोलाई, सिर्फ 20 मिनट के बाद ही क्यों लिया उन्होंने सैंपल, क्योंकि इकोलाई का डबलिंग टाइम होता है 20 मिनट, दैट्स व्हाई दे टुक सैंपल फ्रॉम द इकोलाई। शेड द रोल ऑफ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी था, ताकि डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे हमें पता है एक आइसोटोप हैवी है, एक आइसोटोप लाइट है, उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इनको सेपरेट करना जरूरी था। उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक ऐसा मीडियम चाहिए था जो डेंसिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सके, दैट्स व्हाई वी सेलेक्टेड सीजियम क्लोराइड मेडिएटेड सेंट्रीफ्यूगेशन। कंक्लूजन ये हुआ था कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मोड में। अब अगला भी ये ग्राफ देख के कई बच्चे घबरा गए थे एग्जाम में, बट आपको सिंपल सा समझना है। इस ग्राफ के अंदर बेटा वैक्सीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। वो कह रहा है जब वैक्सीन लगती है तो एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। और हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अगर पैथोजन आएगा, चाहे वो आर्टिफिशियली डाल रहे हैं चाहे वो नेचुरल डाल रहे हैं, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी जनरेट करेगा, दैट्स व्हाई एंटीबॉडीज गेट जनरेटेड। इस ग्राफ को काफ़ी अच्छे से आप देखोगे, अगर एग्जाम में आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो आप ये ग्राफ बना भी सकते हैं, बट अगर टाइम हो तभी बनाना है। थोड़ा प्रेजेंटेशन पार्ट ये इंप्रूव करता है, उसके बाद आप चारों पार्ट लिखेंगे, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो ए पार्ट में रीजन आप देंगे क्योंकि एंटीजन जानबूझ के डाले गए हैं तो एंटीबॉडीज बनेगी। इफ द चाइल्ड इज इन्फेक्टेड विद द सेम पैथोजन ऑलमोस्ट 4 मंथ लेटर, दोबारा से सेम पैथोजन अगर अफेक्ट करेगा तो एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज वेरी फास्ट बाय मेमोरी सेल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा एमनेस्टिक होता है, फास्ट अप होता है, क्यों, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। जब सेकेंड टाइम पे वही सेम पैथोजन अटैक करेगा तो इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छे से असर क्यों करता है, बिकॉज देर आर सेल्स कॉल्ड एज मेमोरी सेल्स जो डेवलप हो जाएंगे। अब थर्ड जो टेबल है बेटा आपने खुद एनालाइज करना है, इसमें यस नो आंसर आएगा। पैसिव में क्या आपके पास मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं, नहीं। पैसिव में तो बेटा बनी बनाई एंटीबॉडीज आप डाल रहे हैं, तो कोई भी आपके पास मेमोरी सेल्स डेवलप नहीं होंगे, तो नो आएगा पैसिव में, और एक्टिव वाले सेगमेंट में आएगा यस। तो पी क्यू आर एस में से पी यस होगा, आर नो होगा, एस यस होगा, देन फिर लास्ट वाला फिर नो होगा, और बीच में जो क्यू है वो आपने आइडेंटिफाई करना है क्या है। What is the chemical name of smack? Why is the consumption of smack considered as an abuse? Diacetyl morphine is the scientific name of chemical name of smack, आपको पता है। Why it is consumption? क्योंकि बेटा abuse क्यों है, क्योंकि कोई भी ड्रग abuse इस वजह से है क्योंकि वो एडिक्शन कोज करती है। सोर्स प्लांट बताने हैं मैरिजुआना, कोकेन, मोर्फिन, आप कर सकते हो। कोकेन का इरिथ्रोजाइलम कोका है, क्लियर, ये यूफोरिया इफेक्ट देता है, एनर्जी बूस्टअप कर देता है एकदम से। मोर्फिन आती है सोमनी पेपेवर सोमनीफेरम से। पेपेवर सोमनीफेरम क्या करता है, हमें बहुत रेस्टिंग काम डाउन करता है हमारी बॉडी को, तो वो आप लिखोगे। मैरिजुआना है, मैरिजुआना का भी आप प्लांट सोर्स देख लेंगे, क्लियर, तो उसके अंदर भी जो भी उसका इंपैक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कुछ इंपैक्ट दे रखा तो आप देख के मेंशन करेंगे। नेक्स्ट में बेटा आपके पास पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। टेक्निकल नेम क्या दे रखा, मेथड 1, 2 एंड 3। 1 में सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी, क्लियर, देन उसके बाद 2 और 3 में क्रॉस पॉलिनेशन रिप्रेजेंट हो रही है, तो आप 1 और 2 और 3 को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। वाटर लिली वेलिसिनेरिया में, वाटर लिली में नाम में वाटर आ रहा है बट वो वाटर से पॉलिनेशन नहीं करेगी, वो इंसेक्ट से पॉलिनेशन करेगी या विंड से, एंटोमोफिली और एनिमोफिली। बट वेलिसिनेरिया पानी से ही पॉलिनेशन करता है, सो हाइड्रोफिली इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकेंड ऑप्शन, क्लियर। जो पॉलिनेशन वाला डायग्राम है इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि टेक्निकल टर्म 1, 2 एंड 3 के लिए हमने क्या यूज कर रखी है। 1 के लिए क्या है, 2 के
2 के लिए क्या है आपको मेंशन करनी है। तो ऑलमोस्ट हमने बेटा पेपर कंप्लीट कर दिया। अगर आप ध्यान से इस पेपर को देखेंगे तो पेपर इजी नहीं था बेटा। ये आप अभी क्वेश्चन मेरी एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं तो आपको याद आ रही हैं चीज़ें, बट एग्जामिनेशन हॉल में जब स्टूडेंट्स बैठे थे तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस की थी उन्होंने। अब यहाँ सामने स्क्रीन पर बेटा स्लाइड कर रहे हैं कुछ इसकी आंसर की। अगर आप कहेंगे तो मैं सेंड भी करूँगा आपको आंसर की, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये आंसर की भी आप रेफर कर सकते हो कि आपको हाफ मार्क्स किसके लिए मिलेगा, 1 मार्क किसके लिए मिलेगा। आपको ये नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इसके फुल फ्लैश नीट एंड क्लीन जैसे फाइनल एग्जाम लिखते हैं, और मेरे को आपको सेंड करने हैं बेटा। ऐसे ही मैं और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे वीडियोस बनाऊंगा, बट वो तभी पॉसिबल होगा अगर आप टाइमली इन वीडियो लेक्चर्स को देख के नोट्स बनाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर CBSE 2020।